नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th विज्ञान के अध्याय 3, जिसमें जो है अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु, जिसमें जो है एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय परमाणु एवं अणु में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जानेंगे। तो पहला प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया है कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। यानी इसका मतलब एक यौगिक है और यौगिक में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में बोरान है। तो अब इसका जो है कौन कितना प्रतिशत है उसे इसमें बताना है। तो अब जो है यहाँ पर जो है लिखेंगे यौगिक का द्रव्यमान, यानी टोटल कुल यौगिक का द्रव्यमान है 0.24 या 0.240 ग्राम है, और उसमें से बोरान का जो द्रव्यमान है वो 0.096 ग्राम है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वह 0.144 ग्राम है। तो अगर हमें बोरान का प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ पर सबसे ऊपर बोरान का द्रव्यमान लिखेंगे और फिर उसके बाद कुल घुली हुई मात्रा, जैसे उसमें बोरान और ऑक्सीजन दोनों है जो एक यौगिक के रूप में है, तो कुल जो है नीचे लिखेंगे और गुणे 100 का गुणा कराएंगे तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। तो इसमें जो है बोरान की जो मात्रा है वह 0.096 ग्राम है, और उस यौगिक जिसमें बोरान और ऑक्सीजन मिला है उसकी मात्रा जो है 0.240 ग्राम है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माना यहाँ पर यह जो है 4 बार में कट जाएगा, और फिर जो है इसमें जो है यह तो 0 को मानेंगे नहीं, तो अब एक अंक के बाद जो है दशमलव को समाप्त करना हो तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यानी 40%। उसी प्रकार अगला ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना हो तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिखेंगे, यानी ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वह जो है 0.144 ग्राम है, और कुल यौगिक का द्रव्यमान जो है 0.240 ग्राम है और गुणे 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 60% आएगा। इसे ऐसे भी यानी लिख सकते हैं, अगर किसी एक का द्रव्यमान निकल गया हो तो इसे इस विधि से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो 100 में से घटाएंगे यानी बोरान की प्रतिशत मात्रा, तो बोरान की यानी प्रतिशत मात्रा यानी कितना था तो 40% था, तो इसे घटाएंगे तो यह 60 यानी 60% आएगा। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत जो मात्रा होगी वो 60% होगी और बोरान की प्रतिशत मात्रा 40 होगी। फिर इसमें जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोग के किस नियम पर आधारित होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले यह देखते हैं कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, यानी कार्बन 1 गुना है और ऑक्सीजन 2 गुना है। अब जो है कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 बार है तो 32 होगा। अब इसका जो अनुपात है तो इसे अगर हम काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 32 यानी 3/8 भी इसे लिख सकते हैं। तो अब इसे इस प्रकार यानी 3/8 ही का अनुपात होगा। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में जाने तो 12 ग्राम कार्बन क्रिया करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, जैसे यहाँ पर दिया है 12 ग्राम यानी कार्बन क्रिया करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम कार्बन यानी क्रिया करेगा तो 12 को यानी 75 करेंगे तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, और फिर यानी 3 ग्राम कार्बन यानी क्रिया करेगा तो इसमें भी 3 का गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 और 4/32, फिर 8 ग्राम ही आ रहा है, यानी 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा 8 ग्राम, यानी फिर वही जो है यानी जो इसका अनुपात है 3/8, इसमें भी 3/8 आ रहा है। अब इसे इस प्रकार भी देख लेते हैं कि अब यहाँ पर अलग अलग करके कार्बन है ऑक्सीजन, यानी कार्बन 12 ग्राम और यह यानी 16 होता है इसका भार, तो 2 बार है तो 16 × 32, फिर इसे यानी
काटेंगे तो 4 3 12 4 बटे 32। फिर इसे इस रूप में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसे भी देख लेते हैं। तो कार्बन है 32, अब यह जो है यानी 3 के अनुपात में या 8 के अनुपात में, यहाँ पर 44 ग्राम, और फिर इसे सॉल्व करके लगाएंगे तो यह जो है यहाँ पर 11 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर इसे यह कह सकते हैं कि इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा 50 ग्राम बढ़ाने पर भी 3 ग्राम कार्बन सदैव ऑक्सीजन के 8 ग्राम से क्रिया करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। यह उत्तर रासायनिक संयोग के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। अब जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें यह कह रहा है, तीसरा, कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। यानी बहुपरमाणुक आयन जिस पर बहुत ज़्यादा आयन हो। जैसे मैं इसके परिभाषा के अनुसार कि परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, जैसे कि उदाहरण में इसमें कि कार्बोनेट आयन यानी CO3 और इस पर -2 आयन है। फिर सल्फेट आयन जिसको SO4 बोलते हैं, इस पर यानी 2 बार निगेटिव चार्ज है। फिर अमोनियम आयन जिस पर एक जो है पॉजिटिव चार्ज है यानी धनायन है NH4 पर। फिर फास्फेट आयन जिसको PO4 बोलते हैं, इस पर यानी ट्रिपल निगेटिव चार्ज है यानी 3-। तो इस प्रकार ये आयन होते हैं। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे इसमें A से लेकर E तक दिया है, तो इसका रासायनिक सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले इसका संयोजकता जानना जरूरी होता है। तो संयोजकता में इसमें यहाँ पर जैसे पहला मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाना हो तो यहाँ पर यह यानी मैग्नीशियम का प्रतीक है और यह क्लोराइड यानी क्लोरीन। अब यानी यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसका इसमें कराएंगे तो मैग्नीशियम एकम मैग्नीशियम, और इसका इसमें कराएंगे तो यह 2 एकम 2, 2 बार क्लोरीन होगा। अब यहाँ पर यह बता दें कि माइनस प्लस नहीं ध्यान दिया जाता है, बस इसका संयोजकता लिखा जाता है। और यहाँ पर जो है यह एक बार है तो एक भी नहीं लिखा जाता, यह स्वयं एक बार है तो इसलिए यहाँ पर एक लिखने की जरूरत नहीं है मैग्नीशियम के बगल में। फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड बनाना हो तो कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं और यानी क्लोराइड Cl। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Ca एकम Ca और 2 एकम 2 यानी Cl2। फिर उसी प्रकार C जो है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर को Cu से दर्शाते हैं और नाइट्रेट को NO3 से। यानी कॉपर की जो संयोजकता होती है +2 होती है और नाइट्रेट की -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी Cu एकम Cu। अब यहाँ पर बता दें कि माइनस और प्लस इसमें यानी नहीं लिखा जाता और 1 भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसका गुणा कराएंगे तो यह खुद एक बार है। अब यानी नाइट्रेट में 2 का गुणा कराएंगे तो होल ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पर यह 2 बार है। फिर उसके बाद यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम को Al से दर्शाते हैं और यानी क्लोराइड को Cl से। एल्युमिनियम की संयोजकता +3 होती है और क्लोराइड की -1। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Al एकम Al और 3Cl एकम Cl3, यहाँ पर तो AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर जो है इसमें इसका जो लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं और कार्बोनेट को CO3 से दर्शाते हैं। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, कार्बोनेट की -1। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Ca एकम Ca 2 बार और कार्बोनेट भी 2 बार। अब उसके बाद यहाँ पर जो है 2 से 2, या तो यह भी इसका जो है यौगिक नाम लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र, या तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो CaCO3 इसका जो है यौगिक बन गया या रासायनिक सूत्र। अब जो है पांचवा प्रश्न में यह कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए और फिर उस यौगिक का भी सूत्र लिखना है। तो पहला जो है इसमें यानी बुझा हुआ चूना, बेकिंग पाउडर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और लास्ट है पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें सबका एक एक हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है यानी पहला जो है यानी बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। और इसमें यानी कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो एक कैल्शियम मिला है जिसको यहाँ पर लिख दिए और एक ऑक्सीजन मिला है तो यह लिख दिए। फिर अब B जो है बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसे यानी कैसे दर्शाते हैं तो Ca
HCO3। अब इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो एक सोडियम मिला है, इसे सोडियम कहते हैं, लिख दिए। और फिर हाइड्रोजन मिला है तो हाइड्रोजन लिख दिए। और फिर उसके बाद कार्बन मिला है तो कार्बन लिख दिए। और एक ऑक्सीजन है जो छूट गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी जिसको HBr बोला जाता है, इसमें कौन कौन से तत्व मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन यानी यह लिख दिए, और ब्रोमीन जिसको ब्रोमाइड बोला जाता है। फिर जो है अगला डी, तो डी जो है पोटेशियम सल्फेट, यानी जिसका फार्मूला होता है K2SO4। तो इसमें यानी कितने तत्व मिलकर यह यौगिक बना है, तो यहाँ पर जो है यानी इसे पोटेशियम कहते हैं K को, और S को सल्फर और O को ऑक्सीजन। तो इस प्रकार जो है यह पांचवा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब जो है छठवें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जिसमें यहाँ पर ABCDE करके दिया है। तो एक एक का हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। तो यहाँ पर एथाइन यानी C2H2, तो यहाँ पर जो है यानी कार्बन 2 बार है तो 2, और यानी कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी परमाणु भार होता है वह 12 होता है। फिर प्लस हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 लिख दिए, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है। अब फिर 12 दूना 24 और 2 एकम 2 यानी 26 यूनिट, यानी एथाइन का जो द्रव्यमान होता है वह 26 यूनिट होता है। उसी तरह S8 यानी सल्फर है, सल्फर के अणु, तो यानी सल्फर जो है 8 बार है तो 8, और सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, तो यहाँ पर 32 लिख दिए, और आपस में गुणा कराएंगे तो 256 यूनिट आएगा। उसी तरह P4 यानी इसका मतलब फास्फोरस के अणु, तो यानी यह जो फास्फोरस 4 बार है तो 4, और फास्फोरस का परमाणु भार होता है 31 होता है, तो गुणा कराएंगे तो 124 यूनिट आएगा। फिर जो है अब अगले पर चलते हैं डी, तो अब इसमें जो है DHCl, तो हाइड्रोजन एक बार है तो एक बार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1, और फिर यानी क्लोरीन जो है 1 बार है तो 1 का गुणा कराएं, और इसका जो होता है परमाणु भार 35.5 होता है यानी 35.5। अब जो है 1 एकम 1 और इसका गुणा कराएंगे तो यही होगा, तो 35.5 में 1 जोड़ेंगे तो 36.5 यूनिट आएगा। फिर अगला जो है हाइड्रोजन नाइट्रेट, यानी जिसे नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, तो हाइड्रोजन 1 बार है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1, और प्लस नाइट्रोजन 1 बार है तो 1, और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है तो 14, और फिर प्लस यानी ऑक्सीजन 3 बार है तो 3, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब 1 एकम 1, 14 एकम 14 और 16 3 48, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 63 यूनिट आएगा। यह तो चैप्टर यानी यह जो है छठवां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब सातवां पर, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, तो अब जो है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होगा, यानी उसका जो परमाणु भार होता है वही इसका द्रव्यमान कहलाएगा, तो सेम वही पूछ रहा है। फिर जो है अगला इसमें कि 4 मोल एल्युमिनियम यानी परमाणु, तो 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 27 ग्राम होता है। यह न समझ में आए तो यानी एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 होता है, तो 4 मोल एल्युमिनियम यानी परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 4 का गुणा करा देंगे तो 108 ग्राम होगा। उसी प्रकार जो है यानी सी जो है इसमें कह रहा 10 मोल सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3, इसका जो होगा यानी मोल द्रव्यमान जो होगा यानी कितना होगा, तो 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान, यानी यहाँ पर जो है सोडियम 2 बार है तो 2, और सोडियम का परमाणु भार 32 होता है तो 32, और धन सल्फर यानी 1 ही बार है तो, और इसका परमाणु भार 32 होता है और यह तो 23 है। तो अब उसके बाद ऑक्सीजन 3 बार है तो 3, और इसका परमाणु भार 16 होता है। अब उसके बाद इसका इसमें गुणा कराएंगे यानी 23 का 2 में और 32, और फिर 16 का 3 में गुणा कराएंगे और तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 126 ग्राम आएगा। फिर यह तो जैसे 1 मोल जो है 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान है। अब 10 मोल यानी सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान कितना होगा, तो अब इसी में 10 का गुणा करा देंगे तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान मालूम चल जाएगा, तो 10 का गुणा कराएंगे तो 1260 ग्राम होगा। अब जो है आठवां प्रश्न है, निम्न को मोल में परिवर्तित कीजिए। जैसे पहला इसमें दिया है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन O2 के रूप में अकेले होता है तो इसलिए 2 का गुणा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 और 2 बार है तो 2 का गुणा 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या तो माना यानी 1 होता है, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या, तो इसमें 12 का गुणा कराएंगे यानी 1/32। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे अगर ना समझ में तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या 1, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन
गैस में मोलों की संख्या, तो 32 को इधर यानी पक्षांतर करेंगे तो 1/32 होगा। फिर उसके बाद 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या, तो इसमें 12 का गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 0.375 मोल आएगा। फिर जो है इसमें बी का प्रश्न है कि 20 ग्राम जल, तो H2O यह जल का फार्मूला है, का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 लिख दिए, और इसका जो यानी परमाणु भार होता है 1 होता है तो 1 लिख दिए, और फिर ऑक्सीजन का 16, अब 2 एकम 2 और फिर 16 18 ग्राम होगा। तो फिर इससे यानी जैसे पहला हम सॉल्व किए इसमें ए का, उसी तरह बी भी, यानी 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या तो 1, तो अगर यहाँ पर 1 लिख दें, 1 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, जो एक स्टेप हमने नहीं लिखे हैं। फिर 20 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो अब जो है 20 का गुणा करा देंगे, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.1 मोल आएगा। फिर जो है इसमें से कह रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सेम इसी तरह से प्रक्रिया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है, मोल में परिवर्तित करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, तो कार्बन का यानी परमाणु भार 12 होता है, और धन ऑक्सीजन 2 बार है तो 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 गुना 32 और 12 यानी 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या 1 हो, तो अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या तो 1/44, और फिर 22 यानी ग्राम हो तो इसमें 22 का गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 मोल आएगा। फिर जो है इसमें 9वां प्रश्न, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो यहाँ पर जो है 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ये तो कई बार यानी लगा चुके हैं। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 16 में 0.2 का गुणा कराएंगे तो 16 दूना 32 यानी 32 लिख दिए, और 1 अंक पहले यहाँ पर दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी इतना हो गया। फिर यानी द्रव्यमान से मोल में बदलना या मोल से द्रव्यमान में बदलना, तो इस प्रक्रिया से बदला जा सकता है। फिर जो है अब इसमें बी 0.5 मोल जल अणु, तो 1 मोल जल का द्रव्यमान, तो 1 मोल जल का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, जो इसके पहले में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे 18 ग्राम होता है। तो 0.5 मोल जल का द्रव्यमान, तो 0.5 का 18 में गुणा करा देंगे तो 18 25 90, और फिर यहाँ पर 0 अगर लिख देते हैं तो 1 अंक पहले दशमलव है तो दशमलव यानी लगा देंगे तो 0 समाप्त हो जाएगा, तो 9 बचेगा, 9 ग्राम। फिर जो है इसमें 10वां प्रश्न है कि 10वां में 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर बता दें सल्फर का मोलर द्रव्यमान, यानी सल्फर जब अकेले रहता है तो 8 के रूप में होता है, तो इसलिए सल्फर का परमाणु भार 32 और इसमें 8 का गुणा कराएंगे तो 256 ग्राम। अब इसका जो है यानी अणुओं की संख्या का परिकलन करना है, तो 256 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर यह जो होता है अवोगाद्रो संख्या होता है, तो 6.022 गुणे 10⁻23, तो 16 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या। तो अब इसमें यानी क्या कराएंगे, अगर यहाँ पर जो है अगर 1 ग्राम, फिर से यहाँ पर जैसे यानी प्रश्न जो है जो भी एक ही जैसा इसमें जो है रिपीट हो रहा है कि अगर 256 ग्राम यानी सल्फर में अणुओं की संख्या इतना हो, तो 1 ग्राम यानी सल्फर में तो 256 को यानी पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो गया। फिर 16 ग्राम यानी सल्फर में कितना होगा, तो 16 का गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 3.76 गुणे 10⁻22 अणु आएगा। अब जो है इसमें का 11वां प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, 0.05 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी एल्युमिनियम यहाँ पर बता दें पहले 2 बार है, 2 बार है तो इसके 2 बार आयन के संख्या का परिकलन करना है। तो अब जो है इसमें कि एल्युमिनियम आयन का मोलर द्रव्यमान, यानी एल्युमिनियम 2 बार है तो 2, और एल्युमिनियम का यानी परमाणु भार 27 होता है 27, और प्लस ऑक्सीजन 3 बार है तो 3, और इसका परमाणु भार 16 होता है तो 16, 27 दूना 54 और 16 3 48, जोड़ेंगे तो इसे 102 ग्राम होगा। फिर जो है अब यहाँ पर अगर एल्युमिनियम को अगर इसका रिवर्सिबल रिएक्शन कराएंगे तो यह 2 भागों में अगर टूटता है तो 2Al3+ और 3O2-, यानी इसका मतलब एल्युमिनियम में 2 परमाणु हैं, यानी एल्युमिनियम में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। और यहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ पर ही जैसे Al2 यानी एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे कि 102 इसका आंसर आया है यहाँ पर। तो 102 ग्राम एल्युमिनियम यानी Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या
तो अब यहाँ पर जो है 2 का गुणा कराएंगे। 2 का क्यों गुणा कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर बताए हैं, और यह तो अवगुण संख्या होता है। तो 2 गुणे 6.0, 2 गुणे 10⁻23। फिर उसी प्रकार अगर n इतना ग्राम, तो 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे और यह भाग करेंगे। जैसे कहने का मतलब सेम सब, यानी जो भी प्रश्न है इसमें एक ही जैसा रिपीट हो रहा है। अगर 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में जो आयन की संख्या है इतना है, तो 1 ग्राम में यानी कितना होगी, तो 102 का यानी 75 करेंगे तो बटे में हो जाएगा। अगर 0.051 ग्राम में n निकालना हो, तो अब इसका इसमें गुणा करा देंगे। अब इससे सॉल्व करेंगे तो यह जो है 6.022 गुणे 10⁻20 एल्युमिनियम आयन आएगा। इस प्रकार जो है यह चैप्टर जो है इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि